हेलो साथियों, कैसे हैं। शिवान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट गेट की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन चल रहा है, उसमें जो हमने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक तरह से कह सकते हैं कौन सा पोर्शन कंप्लीट कर लिया, जो डीसी वाला पोर्शन है वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, डीसी वाले पोर्शन में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमने मोबिलिटी वगैरह वो सारी चीज़ें देख ली थी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस वगैरह, कॉम्बिनेशन, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, ये सारी चीज़ें हो गई थी। और उसके साथ साथ जो है हमने कुछ जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज है वो और उस पर एग्जाम्पल्स की, व्हीटस्टोन ब्रिज के कहाँ कहाँ वो यूज आता है, उस पर बेस्ड कुछ जो एक्सपेरिमेंट थे जिसके अंदर पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज था वो हमने देख लिया था। ठीक है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज और ये सब जो चीज़ें हैं इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मैं करवा सकता हूँ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, अगर आपको वो कंसेप्ट दिमाग में है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने ली है, ठीक है, देन उसके बाद आप आराम से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए आज को जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैपेसिटेंस के ऊपर। ठीक है, हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, 2 वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, इस पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम देख लेंगे। ठीक है, इसके जो भी कंसेप्ट होते हैं, अगर आपको उसके ऊपर कुछ देखना है तो एक क्वेश्चन मैं आपको चाहो तो करवा देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे आपको विभव का मैंने एक क्वेश्चन कराया ना पोटेंशियोमीटर का, तो एक क्वेश्चन मैं ऐसा करता हूँ और विभव का ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पहले विभव मापी का ले लें, देन उसके बाद हम कैपेसिटेंस पे आते हैं ना। तो अभी एक बार में इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो एक क्वेश्चन है कि एक विभव मापी जिसके तार की लंबाई, यानी कि आप क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लीजिए, एल जो है हमें गिवन है कितना है 10 मीटर। ठीक है, देन उसके बाद में है जो प्रतिरोध है उसका, यानी कि रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है हमारे पास, वो भी 10 ओम है। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। ठीक है, उसके बाद में जो आपको प्राइमरी सर्किट के अंदर जो सोर्स दे रखा है, उस सोर्स की जो ईएमएफ है वो दे रखा है 2 वोल्ट, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो गिवन है 2 ओम। ठीक है, 2 वोल्ट हमारा जो है वोल्टेज हो गया, और देन उसके बाद में ईएमएफ हो गया, और देन उसके बाद में आर क्या दे रखा है हमें, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है वो 2 ओम दे रखा है। देन उसके बाद पूछा गया है कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई श्रेणी क्रम में रहते कोई समस्या है नहीं। एक प्राथमिक सेल के लिए, ठीक है, एक प्राइमरी सेल दे रखा है, एक प्राथमिक सेल के लिए संतुलन लंबाई, यानी कि जो बैलेंस लेंथ है वो कितनी आ रही है उसकी, वो आ रही है L1, जिसे हम कहते हैं, वो कितनी आ रही है। ठीक है, ये मान लीजिए ये आ रही है लेंथ 5 मीटर, कितनी आ रही है 5 मीटर जो है उसके लिए आ रही है। ठीक है, तो 5 मीटर को 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अपन 5 मीटर लिख देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में जब सेल से करंट भी दे रखी, जब सेल से I = 0.1 एम्पियर करंट है ना, जब सेल से 0.1 एम्पियर की धारा प्राप्त की जाती है, इसकी टर्मिनल वोल्टा के लिए संतुलन लंबाई। ठीक है, ये कब है, इसको मैं कह दूं तो ये मेरी L1 है, और L2 कब है, जब देखो हमने जब इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था उस सर्किट के अंदर, तो हमने क्या कर रहे थे, जो हमारा सेकेंडरी सर्किट था उसके अंदर हमने क्या लगाया था, एक सेल लगाया था, उस सेल के फिर हमने क्या किया, उस टर्मिनल से आपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा था। ठीक है, एक की जोड़ी थी। ठीक है, पहली वाली लंबाई कौन सी है, जब आप उस की को ऑफ रखते हैं। ठीक है, पहली वाली लंबाई कौन सी है, जब आपकी की जो है वो ऑफ है, और दूसरी बार में कौन सा, जब की आपकी ऑन है। तो ऑन है तो आपकी लेंथ जो है वो कितनी आ जाती है, लेंथ जो है आपकी आती है 4 मीटर। ऑन होने पे लेंथ कितनी आ रही है, 4 मीटर आ रही है, और इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, ये वाली जो है वो करंट फ्लो कर रही है उस केस के अंदर। समझ में आ गया आपको, करंट कितनी फ्लो कर रही है, कि आपके पास ये वाली जो है I = इस वाले केस में करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब आपको L1 L2 गिवन है, और फाइंड आउट क्या करना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमारा सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है R' वो मुझे फाइंड आउट, क्योंकि मैंने R यहाँ पे भी लिया है ना, इसलिए इसको मैंने क्या लिखा, R' है, वो मुझे गिवन निकालना है उस सेकेंडरी केस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें आपको करंट गिवन है, तो R' के आपने 2 फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, पहला कौन सा पढ़ा था जो लास्ट में फाइंड आउट किया था, R' = आपके था L1 - L2 अपॉन L1 × R, ये फॉर्मूला पढ़ा था पहले तो। ठीक है, एक तो कौन सा पढ़ा था, L1 - L2 अपॉन L1, और इसमें क्या आ जाएगा, सॉरी L1 नहीं L2 था, L1 हाँ L2, ये तो बड़ा हो जाएगा, ये तो क्या था यहाँ पे L2 था, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस गिवन है क्या, इस वाले से निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं क्या, देखो आप L1 L2 आपको गिवन है, ठीक है ना, L1 L2 आपको गिवन है, R आपको गिवन है, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा केस
कि अगर आपको करंट, जैसे इसमें क्या है, करंट गिवन है आपको, है ना, करंट गिवन है, तो उससे क्या कैसे फाइंड आउट कर सकते? अब आर कौन सा है? अच्छा कन्फ्यूजन मत होना, ये आर डैश लिख रहा हूँ उसको, है ना, ये कन्फ्यूजन मत होना, ये आर डैश कौन सा है, दिमाग में रखना। आर डैश जो है वो है रेजिस्टेंस बॉक्स वाला, ठीक है, तो इसको मैं आर डैश की जगह यहाँ आर बी कर देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो मैंने एक आर यहाँ लिया, यहाँ पे भी हम फॉर्मूले में आर लेते हैं, लेकिन ये आर कौन सा है, ये है आपका जो 10 मीटर लेंथ का वायर लिया है मैग्नीन या उसका जो आपके पोटेंशियोमीटर का, वो रेजिस्टेंस है। और यहाँ रेजिस्टेंस कौन सा लिखते हैं, जो हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकालते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये हमारा सर्किट था ना इस तरह से, तो आप इस चीज़ों में कन्फ्यूजन मत होना। ये हमारा इस तरह से सर्किट था इसका, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया था, एक और इसको कनेक्ट किया था, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया था, की कनेक्ट की थी, इसको ऐसे जोड़ दिया था, ठीक है, फिर यहाँ से एक इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट केस के अंदर जब ये की ऑफ है, उस केस में लेंथ कितनी आ रही है, L1 आ रही है, ठीक है। सेकंड केस के अंदर जब आपका ये की ऑन करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करती है, ठीक है, करंट फ्लो करती है, तो उसमें क्या आती है, करंट फ्लो करने पे ये मान लीजिए कितनी करंट फ्लो करती है, इसमें I करंट फ्लो करती है, उस केस में लेंथ कितनी आ रही है, L2 आ रही है, वो हमें गिवन है। तो यहाँ जो हम R लिखते हैं, R कौन सा, रेजिस्टेंस बॉक्स वाला, वो हमें गिवन नहीं है यहाँ कहीं पे भी, ठीक है। तो क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। तो फिर क्या करें, क्योंकि हमें करंट गिवन है तो उस करंट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और वो क्या होता है, x L1 माइनस L2 अपॉन L2, सॉरी L2 नहीं था, I था, है ना। देन उसके बाद में यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा, इसके साथ में लेंथ आती है ना, x L है ना, तो इसके साथ क्या आती है, लेंथ। तो मैं यहाँ एक L लिख देता हूँ, चलो इसको ऐसे करके सोल्व कर लेते हैं। XL माइनस रेजिस्टेंस है ना, तो X यानी कि वोल्टेज पर लेंथ, ये लेंथ से मल्टी, हाँ यही आएगा, तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा इसमें, ठीक है। ये क्या रहेगा, ये वाला फॉर्मूला रह जाएगा इसके अंदर कि R डैश इज इक्वल टू X L1 माइनस L2 अपॉन ये, क्योंकि हमने फाइंड आउट क्या किया था, अब इसको कैसे किया था कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो V इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन इंटू RI, ये वाला केस लगेंगे यहाँ से। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R डैश ले रहे हैं, क्योंकि R हम यहाँ पे भी ले रहे हैं, इसको R बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मान लीजिए ये तो इंटरवेशन कितना R डैश है, तो R डैश इक्वल टू क्या आ रहा था यहाँ पे, एप्सिलॉन माइनस V अपॉन I, ठीक है। लेंथ कितनी आ रही थी इसके लिए, X L1 और X L2 अपॉन I, ठीक है। X हमने कॉमन ले लिया, तो L1 माइनस L2 अपॉन I। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं है कि आपको जो लास्ट एक्सटेंडर फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया वो यूज आए, उससे पहले वाला भी, क्योंकि हमें क्या दी रखी है यहाँ पे, करंट दे रखी है। अगर इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकालने वाला रेजिस्टेंस दे रखा हो तब हम ये फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखी है, हमें करंट दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, ये वाला। अब समस्या क्या है इसके साथ, X कहीं दिख रहा है आपको इसमें भाई, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो L1 L2 I, तो L1 L2 I है, तो इसका देने का मतलब क्या रहा, इसका देने का मतलब ये रहा कि हमें क्या निकालना, X क्या हो जाएगा हमारा, है ना, X हो जाएगा EP अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस R डैश, जिसको हमने धारा नियंत्रक वाला केस लिया था, ठीक है। उसके बाद में ये R अपॉन N, तो ये केस बना था हमारा, ठीक है। अब इस केस के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस केस के अकॉर्डिंग वहाँ देखिए आपको यहाँ पे कहीं पे R डैश दे रखा है। R डैश क्या है, जो धारा नियंत्रक यानी कि जो आपका वोल्टेज ये वाला है, कौन सा रियोस्टेट है ना, इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कितना है। तो जब आपको इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस गिवन नहीं है तो इस केस में हम क्या मानेंगे, R डैश इक्वल टू 0 मानेंगे, ठीक है। ये दिमाग में रखना, ये कंसेप्ट दिमाग में रखना, क्योंकि अगर कंसेप्ट दिमाग में रहेगा तो फिर गच्चा खा जाओगे। क्यों, क्योंकि समस्या क्या रहेगी कि यहाँ पे R डैश हम लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, लेकिन ये R डैश गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे कि क्वेश्चन अनकम्प्लीट है। लेकिन अनकम्प्लीट नहीं है, जब R डैश आपको गिवन नहीं है, इसका मतलब आपको क्या मान के चलना है कि रियोस्टेट में जो है आपने यहाँ पे इसको कनेक्शन किया, तो मैक्सिमम जो करंट फ्लो कर सकती थी इसके अंदर, या मैक्सिमम जो पोटेंशियल आ सकता था, वो हमने केस लिया है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है यहाँ से कि ये आपके पास है नहीं, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। ये सारी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये आपके पास 2, तो 2 10 प्लस 2 इंटू 10 अपॉन 10, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अपॉन 12, ठीक है। 2 अपॉन 12 अगर आप ये फाइंड आउट करते हैं तो करीबन ये आ जाता है 0.717 वोल्ट पर मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। x की वैल्यू जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास R डैश आ जाएगा 0.7 L1 माइनस L2, L1 कितनी है 5 माइनस 4 दैट इज 1 डिवाइड बाय करंट कितनी है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1.7 ओम, कितना आ जाएगा
1.7 ओम जो है आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दिमाग में क्या रखना है कि जो आपको गिवन है वो एक बार लिख लीजिए, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू जो है आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे को एक क्वेश्चन करवाना था इस तरह का, तो एक मैंने कल करवा दिया था और एक हमने आज इस वीडियो में देख लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं कैपेसिटेंस। अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन रहता है क्वेश्चन में कभी, तो आप सिर्फ डायग्राम बना लीजिए ना, क्योंकि वो डायग्राम अगर दिमाग में रहेगा ना तो आप सारे क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक अब रहेगा वो रहेगा कैपेसिटेंस। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया हमने। तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस होता क्या है, देखिए किसी भी कंडक्टर को जब आप मान लीजिए कोई कंडक्टर है, तो किसी भी कंडक्टर को क्या दे देंगे आप, अगर चार्ज देते हैं तो क्या करेगा, चार्ज एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मान लीजिए मुझे क्या करना है, सपोज करिए 2Q चार्ज जो है इसको देना है किसी कंडक्टर को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले Q चार्ज दूंगा, प्लस Q चार्ज आ गया, फिर मुझे क्या करना है, एक और Q चार्ज देना है ना। ठीक है, या इसको Q की बजाय मैं E लिख देता हूँ, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्लस प्लस देने का मतलब उसको निकालना है, और माइनस का मतलब क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लो मुझे 2E चार्ज देना, तो पहले एक E चार्ज दूंगा, तो वो यहाँ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर जब दूसरा E चार्ज दूंगा, तो क्या वो चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, तो रिपेल करेंगे। ठीक है, तो जब वो रिपेल करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे क्या लगेगा, आपको इस चार्ज को देने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वहाँ क्या होगा, वर्क होगा। वर्क होगा तो वर्क किस में होगा, स्टोर होगा, किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका मतलब वहाँ क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या है, जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो क्या करता है, वहाँ पे उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल जो है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, पोटेंशियल उसमें स्टोर या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका चार्ज जो अपने पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर का क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये पोटेंशियल जैसे जैसे आप चार्ज देते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, मान लो पहले आपने E दिया, ठीक है, फिर आपने एक और E दिया, ठीक है, अब आप एक और E देना चाहते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों E जो है इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो और ज़्यादा आपको क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी, यानी कि फोर्स लगाना पड़ेगा, तो और ज़्यादा आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे होगी, यानी वर्क करना पड़ रहा ना आपको। तो वर्क करना, वर्क स्टोर किस में होता है, पोटेंशियल एनर्जी के उसके फॉर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हैं तो वो क्या करता है, उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, हाँ, तो चार्ज देने पे क्या होता है, वो उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, लीनियरली होता है। ठीक है, जैसे जैसे चार्ज देते जाओगे वैसे वैसे उसी के अकॉर्डिंग जो है पोटेंशियल आपका इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे ही आप इसको इक्वल में लाते हैं तो यह क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, और ये कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, इसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। और ये क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और इसका जो यूनिट होती है उसे हम क्या लिखते हैं, फेरेड। ठीक है, किसमें करते हैं, फेरेड। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो Q बढ़ाने पे C बढ़ेगा, सॉरी Q बढ़ाने पे V बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ फिजिकल, जो उसकी फिजिकल सिचुएशन, मतलब कि कौन सा कंडक्टर है, ठीक है, किस टाइप की उसकी शेप है, उन सब चीज़ों पे क्या है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, कितना टेम्परेचर है, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर क्या होता है, C जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए C इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाए, C इक्वल टू कितना हो जाए, 1 वोल्ट, तो उस केस में, सॉरी V इक्वल टू कितना हो जाए, 1 वोल्ट, तो उस केस में C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q के। तो इसका मतलब क्या डेफिनेशन हुई, इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस वो है, C वो है कि जहाँ क्या हो कि वो चार्ज, ठीक है, उतना चार्ज या उस चार्ज के जो अपनी उस चार्ज के इक्वल है, जो क्या करता है, किसी भी कंडक्टर के को क्या करता है, 1 वोल्ट उसका जो पोटेंशियल वो बढ़ा देता है। ठीक है, या कह सकते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जो चार्ज को का नीड है, हमें जो आवश्यकता है, वो चार्ज की जो मात्रा होती है, वो क्वांटिटी होती है, किसके इक्वल होती है, कैपेसिटेंस के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ली हमने। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या है, हमेशा Q अपॉन V है ना, C इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V, और इस Q अपॉन V से हम सारी की सारी आगे जो है वो इस कैपेसिटेंस के बारे में जो भी थ्योरी है वो डेवलप करेंगे। ठीक है, दूसरा कैपेसिटेंस की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या है, उस सिद्धांत पे मैं नहीं जा रहा क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको कोई पूछने वाला नहीं है, बड़ा सिंपल था, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि
Q इक्वल टू क्या है CV। और अगर आपको सिद्धांत को पढ़ना है तो आप कोई सी भी बुक उठा के अपनी टेक्स्ट बुक जो है 11th 12th की जो टेक्स्ट बुक है उसको उठा के बोर्ड की हो चाहे NCERT हो कोई सी देख सकते हो। उसके अंदर आपको दिया होगा एक छड़ होगी जिसको आपने चार्ज दिया, उसके पास में दूसरा कंडक्टर रखा है पॉजिटिव चार्ज यानी कि वैसे एक तरफ उसके नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, अर्थ से उसको क्या करेंगे ग्राउंडेड कर देंगे और क्या होगा वो, ठीक है, इस तरह से। तो दूसरा जो केस है वो कौन सा है हमारा, कैपेसिटर का, है ना। अब ये कैपेसिटर क्या है, एक तो कैपेसिटेंस आ गया। कैपेसिटेंस का मतलब क्या है कि किसी भी कंडक्टर के द्वारा कोई जो क्या बोलते हैं चार्ज है वो चार्ज कितना ले सकता है मैक्सिमम, वो उसका क्या है कैपेसिटेंस। कितना तेरी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी मतलब खाने की कैपेसिटी कितना खा सकते हो, ठीक है, लड़ने की कैपेसिटी कितनी देर तक लड़ सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो इसका कैपेसिटी, हालांकि कैपेसिटी का मतलब क्या है, कैपेसिटी का मतलब है कितना चार्ज वो है वो मैक्सिमम ले सकता है, ठीक है, और वो फिक्स होता है किसी भी कंडक्टर के लिए, ठीक है। अब आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है वो क्या है, एक किस तरह से कह सकते हैं कि एक इक्विपमेंट है ना, इक्विपमेंट है कैपेसिटर एक तरह का, जिससे क्या होता है इस इक्विपमेंट से हम, अब जैसे अभी हमने क्या कहा था कि जैसे जैसे आप कैपेसिटर की साइज बढ़ाते हैं, है ना, दूसरी बात क्या है, जैसे जैसे आप कैपेसिटर की मतलब कि जैसे जैसे आप कंडक्टर की साइज बढ़ाते हैं, ठीक है, तो साइज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो चार्ज जो है वो ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो क्या करवाना ही पड़ेगा, उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा। और आप देखिए कि अगर मान लीजिए अर्थ लेते हैं हम, है ना, अभी मैं बात करूंगा कि कैपेसिटेंस क्या होता है इसके लिए 4πε आगे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, अभी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा आपके पास कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है r है, और इस कंडक्टर को मैं क्या करता हूँ चार्ज देना चाहता हूँ, तो मैं कितना चार्ज दे सकता हूँ मैक्सिमम, ठीक है, वो इससे फाइंड आउट करेंगे। तो C इक्वल टू, अगर आप देखते हैं कि कैपेसिटेंस कितना होगा तो R कितना होता है किलोमीटर में, इसको मीटर में बदल के यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो ये करीब करीब आप देखेंगे तो आएगा 700 के आसपास, ठीक है, 700 फेरेड के क्या आएगा आसपास, ये जो है आपको वैल्यू मिलने वाली है। मैं देख लेता हूँ क्योंकि मैं कैलकुलेशन में नहीं जाऊँगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 711, ठीक है, ये कितना आता है करीब करीब, ये आता है 711 फेरेड, ठीक है। मतलब कि आप सोचिए कि इतना बड़ा कैपेसिटर है, अर्थ जो है इतना बड़ा कैपेसिटर हमने लिया जिसकी रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर है, उसके बावजूद भी इसका कैपेसिटेंस कितना आ रहा है लगभग 700 फेरेड के आसपास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 1 फेरेड का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आप सोचिए कितना बड़ा होना चाहिए। तो 1 फेरेड का अगर आपको कैपेसिटर चाहिए वो भी कम से कम जो है इसका आप क्या करेंगे 700 वाल डिवाइड कर लीजिए इसको साइज को, और क्या होगा उससे ज़्यादा, ठीक है, 700 से डिवाइड करोगे तो भी क्या होगा, ये 2 जीरो हट जाएंगे, उसके बाद भी कितना किलोमीटर का चाहिए, फिर भी आपको कम से कम 10-12 किलोमीटर जितना बड़ा क्या चाहिए, कोई ना कोई कैपेसिटर चाहिए। तो क्या ये फिजिकली पॉसिबल है क्या ऐसा करना, नहीं है। हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटेंस को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि इसकी साइज नहीं बढ़े, किसी भी कंडक्टर की बिना साइज बढ़ाए हुए हम क्या करें, साइज बिना बढ़ाए हुए उसको क्या निकाल दें, जो कैपेसिटेंस है चार्ज को एक्सेप्ट करने का उसे बढ़ा दें। तो हम किसकी सहायता से बढ़ाते हैं, तो इस तरह की जो युक्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इस तरह का जो इक्विपमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। और कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर ये करता है कि कंडक्टर की साइज को बढ़ाए बिना उसका क्या करता है, चार्ज को जो एक्सेप्ट करने का कैपेसिटेंस है, ठीक है, उसे बढ़ा देता है, ठीक है। कैसे बढ़ा देता है, तो आप देखिए Q क्या होता है, अभी हमने देखा था, सॉरी C क्या होता है, Q/V, ठीक है, Q/V। तो किसी भी तरीके से अगर हम क्या करें, V को कम कर लें, ठीक, किसको कम कर लें, अगर हम V को कम कर लें, पोटेंशियल को कम कर दें, तो इसका मतलब अपने आप से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई अगर मान लीजिए ये Q फिक्स है और V को हमने कम कर लिया तो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके द्वारा करते हैं हम, ये जिस युक्ति के द्वारा करते हैं, जिस इक्विपमेंट के द्वारा करते हैं, वो इक्विपमेंट क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है, ठीक है। अब ये कैसे कैसे कैपेसिटर हो सकते हैं, तो इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है, ये दोनों ही केस हम लेने वाले हैं यहाँ पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। थ्योरी पे नहीं जा रहा, मैंने पहले ही कहा था थ्योरी पढ़ना हमारा काम नहीं, कंसेप्ट पढ़ना हमारा काम है, थ्योरी आपको आती भी होगी, ठीक है। तो पहला है मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, एक तो आपके पास ऐसे पैरेलल प्लेट है कंडक्टर की, जिनको हमने क्या किया, एक दूसरे के पास पास रखा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल d है, इनका एरिया जो है वो कितना है, मान लीजिए एरिया इनका a है, दोनों का ही,
है ना, एरिया सेम एरिया है। एक को हम क्या करते हैं प्लस क्यू चार्ज देते हैं, दूसरे को क्या देते हैं माइनस क्यू, तो इसका मतलब इसके बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी एयर है, मीडियम क्या है बीच में, एयर है, इसका मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट होगा। ठीक है, किस तरफ होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने पढ़ा है कि कैपेसिटेंस, इसके लिए फाइंड आउट करना है, और कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है क्यू सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो मुझे वी फाइंड आउट करना अल्टीमेटली, क्योंकि क्यू तो मुझे गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे वी फाइंड आउट करना, तो मैं क्या करूँ, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे गिवन है उससे देखता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके बीच में, आप लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इसके लिए हम वेक्टर फॉर्म को छोड़ते हैं, हमें किससे मतलब है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब सी नोट इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी ई नोट इक्वल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, अब ये जब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, फिर से क्योंकि मेरे पास सिग्मा है क्या गिवन, नहीं, मुझे क्या गिवन है, चार्ज गिवन है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन ए, तो यहाँ रख दीजिए आप क्यू अपॉन ए या एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, फिर आगे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वी, तो वी क्या होगा, वी हो जाएगा, देखिए इसके पीछे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कितने बीच की, डी, तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट डॉट डी। ठीक है, तो कुल मिला के वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, फिर सी क्या होगा, तो सी नोट जिसे कह देता हूँ मैं ना, क्योंकि मैंने क्या लिया यहाँ पे, इसको सी नोट क्यों कह देता हूँ, क्योंकि मैंने क्या लिया, एयर लिया। अभी मीडियम क्या है मेरे पास यहाँ पे, एयर मीडियम है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी। तो क्यू कितना, क्यू तो क्यू है ही हमारे पास, वी कितना है ये वाला, तो क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो सी नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्लेट के बीच की डिस्टेंस जो है उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हमारा केस हो गया फर्स्ट, कि जब हमने कैपेसिटेंस किसके लिए फाइंड आउट कर लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसके बीच में ये एयर नहीं होके कोई मीडियम होता, ठीक है, और इसका आपको गिवन है क्या, परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट नहीं होकर क्या हो जाता, ई हो जाता। उस केस में क्या हो जाता हमारा कैपेसिटेंस, कि अगर मान लीजिए मीडियम है, तो उस मीडियम के केस में क्या हो जाता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए। इसी तरह से वी इक्वल टू क्या हो जाता, वी इक्वल टू हो जाता क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन ए। ठीक है, उसके साथ में अगर मान लीजिए सी निकालते तो सी क्या हो जाता, या एप्सिलॉन आ जाता। ठीक है, तो क्या हो जाता, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ठीक है, और एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं अपन, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डी। तो इसका मतलब सी इक्वल टू क्या हो जाता हमारा, एप्सिलॉन आर सी नॉट, यानी कि क्या हो जाता है कि अगर आप, अब ये क्या होता है, जो एप्सिलॉन आर है हमारा, सॉरी एप्सिलॉन आर है वो क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ऑलवेज क्या होता है, मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 होता है। जब ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना है, दो पैरेलल प्लेट है और आपको कंडक्टर दे रखे हैं, उनका बीच का आपको कैपेसिटेंस क्या है, बढ़ाना है उस कैपेसिटर का, तो क्या करोगे आप, अगर उसमें एक मीडियम भर देते हैं जिसका एप्सिलॉन आर आपको गिवन है, जितना ज़्यादा उसका एप्सिलॉन आर होगा उतना ही क्या होगा, उसका जो कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा होगा। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए पहला केस क्या हो गया कि आप मीडियम भर दीजिए। ये कम्प्लीटली फील्डेड है। ठीक है, ये क्या है, इस तरह से कम्प्लीटली फील्ड, उस केस की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें कम्प्लीटली फील्ड नहीं हो गया, क्या है, एक बीच में सिर्फ जो है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं कि अगर मान लीजिए यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये कम्प्लीटली फील्डेड नहीं है, ये क्या है, पार्शली फील्डेड है, और किस तरह से है, ये इस तरह से फील्डेड है। कि आपने क्या किया, इसके अंदर एक मीडियम रख दिया है। ठीक है, कौन सा मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं एक बार। तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपने ये जो डिस्टेंस ली है कितनी है, टी, यानी कि टी जो आपकी विड्थ है उस विड्थ में आपने क्या किया है, बाकी तो खाली है, बाकी जगह क्या है, यहाँ तो आपके पास क्या है, एयर, यहाँ पे भी क्या है, एयर, और ये क्या रहा है हमारे पास, मीडियम। ठीक है, ये क्या है, मीडियम। तो यहाँ का अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। ठीक है, तो कैसे होगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, ई नोट जो एयर में होगा वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। और जो मीडियम में होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन A हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूंगा तो पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ई नोट कहाँ है, इस वाले में, इस वाले में, तो इसका मतलब जो एयर भरी हुई है वो कहाँ तक भरी हुई है, वो भरी हुई है D माइनस टी तक, ठीक है। एयर कहाँ तक भरी हुई है, D माइनस टी तक। और मीडियम कहाँ तक है, तो मीडियम है हमारा T तक। भाई ये तो इस पूरी अगर इस स्पेस की बात करें तो मीडियम तो किसमें है, T मोटाई में मीडियम है, यानी कि T विड्थ के अंदर मीडियम है, और बाकी बची हुई जगह में क्या है, हमारा एयर है। तो इसका मतलब पोटेंशियल अगर देखेंगे तो पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, ये कि ई नोट जो है वो तो क्या हो जाएगा, D माइनस टी तक प्लस ई कहाँ तक होगा, T तक, दोनों की वैल्यू रख दीजिए। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, प्लस और ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन A और T। अब इस एप्सिलॉन को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ये भी लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं Q एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, V इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हैं, और dV ये क्या करिए आप कॉमन ले लीजिए। तो जैसे कॉमन लेके क्या हो जाएगा, 1 माइनस T अपॉन D, ठीक है, और प्लस में T अपॉन एप्सिलॉन R, T अपॉन एप्सिलॉन R D, ठीक है। ये आ जाएगा इसके अंदर कॉमन, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या करें कि नेक्स्ट कंडीशन के अंदर हमें क्या निकालना है, C निकालना है। C क्या होगा, Q अपॉन V, तो Q अपॉन V कर दीजिए। तो Q अपॉन V करते ये क्या चला जाएगा, डिवाइड में ये क्या आ जाएंगे ऊपर, तो एप्सिलॉन नॉट A तो आ गया ऊपर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डिवाइड के अंदर 1 माइनस T अपॉन D प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R D, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। तो ये आपका क्या होगा इसमें कि जब आपके T मोटाई तक अगर कोई भरी हुई है तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा दिखाने के लिए और क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, 1, और यहाँ T कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन D, अच्छा D भी कॉमन आ रहा है ना, तो क्या करिए इस तरह से ले लीजिए। तो 1 माइनस, अगर माइनस कॉमन आया तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला केस भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन, इस तरह से हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तीनों केस देख लिए, जब एयर बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास, इसके लिए C जो आता है वो आता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, सबसे पहले तो ये C नॉट। C जो आता है वो क्या आता है एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और बाकी जो भी आप उसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी डिस्टेंस दे रखी है। तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट में आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें अब ध्यान रखना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये वाली कंडीशन। अब मान लीजिए पैरेलल प्लेट नहीं है कैपेसिटर, कैपेसिटर कैसा है, क्योंकि आपको देखो जो अगला कैपेसिटर है वो ऐसा भी दे सकते हैं कि जो क्या हो, स्फेरिकल कैपेसिटर हो ना, ये भी कई बार मैंने देखा है, आजकल ट्रेंड है स्फेरिकल के पूछने का, है ना, क्योंकि पैरेलल सबको याद रहता है। तो इस कौन सा कैपेसिटर है हमारे पास, स्फेरिकल कैपेसिटर है, उस केस में क्या होगा, तो स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा होगा, वही पहले तो एक मान लीजिए R2 रेडियस का होगा, फिर उसके चारों तरफ एक और कैपेसिटर होगा, कॉन्सेंट्रिक होते हैं दोनों, ठीक है, सकेंद्रित होते हैं। ये कितना है R1 का है, इसको हमने प्लस Q चार्ज दे दिया, इसको हमने कितना दे दिया माइनस Q चार्ज दे दिया, ठीक है। क्या कर दिया, प्लस Q और माइनस Q हमने चार्ज इसको दे दिए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है +2 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। यहाँ अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों कितना आएंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0, लेकिन इसके बीच में क्या होगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं मैंने क्यों होगा 0। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कोई गाउसियन सरफेस लेते हैं तो उसमें चार्ज कितना है 0, यहाँ लेते हैं तो कितना है +2 -2 कैंसिल आउट कर देंगे, कितना होगा 0। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसके लिए, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से तो मतलब नहीं, मुझे किससे मतलब है, पोटेंशियल से, क्योंकि मुझे क्या निकालना है C = Q/V निकालना है, ठीक है। तो मुझे V चाहिए, तो V क्या होगा
तो अगर मान लीजिए इस केस की बात करूं मैं यहाँ पे इस वाले के ऊपर, ठीक है, कि मुझे निकालना है कि मेरा जो बी है ना, ये मान लीजिए ए स्फीयर है और ये बी स्फीयर है। तो बी स्फीयर है तो इस बी स्फीयर की ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल है, ठीक है, इस सरफेस पे कितना पोटेंशियल है। तो आपको क्या पता है, इसकी सरफेस से पोटेंशियल निकालने के लिए इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होता है। देखो किसी भी स्फीयर के अंदर आप चले जाते हैं, किसी भी स्फीयर के जब आप अंदर चले जाते हैं उसकी वजह से अंदर पोटेंशियल कितना होता है, ये आपने फाइंड आउट कर रखा है ना। ये मान लीजिए गोला ए है, ठीक है, आपको यहाँ पे एक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ये पोटेंशियल कितना होगा, जो इस सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, इसके अंदर होगा। कंडक्टर के लिए बताया था मैंने आपको ना, क्या होगा, जो सरफेस पे होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आते तो क्या पोटेंशियल में वेरी होता है। यहाँ आने के बाद पोटेंशियल कितना हो जाता है, वो हो जाता है KQ/R। आर मतलब जो इसकी रेडियस है, ठीक है, अंदर भी कितना होता है KQ/R, क्योंकि वही कॉन्स्टेंट पोटेंशियल चलता है। तो इसका मतलब इस गोले के अंदर आप जब यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल कितना होगा, तो इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल अगर मैं देखूँ VB पे, ठीक है, VB पे दो पोटेंशियल होंगे, एक तो किसकी वजह से होगा, प्लस Q की वजह से। प्लस Q की वजह से कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/ कितनी रेडियस इसकी R1 है ना, R1 होगी, ठीक है। दूसरा पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, इस माइनस वाले की वजह से, कितना हो जाएगा Q/4πε0 और R2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला केस क्या है कि अब आपके पास चार्ज कितना है इस पर, -Q। पोटेंशियल कहाँ निकालना है, यहाँ पे, इसकी रेडियस कितनी है R2, तो इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा ये, तो टोटल मिला के पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन। तो VB इक्वल टू कितना हो गया, ये मैंने पहले आपको करवा भी रखा कई बार ऐसा क्वेश्चन है ना। तो Q/4πε0 1/R1 - 1/R2, ठीक है। अब आइए, तो अब जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसको देखिए आप, पोटेंशियल हमने क्या फाइंड आउट किया, बी पे फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो बी पे पोटेंशियल फाइंड आउट किया तो उसके अंदर क्या आ रहा है कि 1/R1 - 1/R2 ना। डायग्राम क्या था हमारा, कुछ इस तरह का डायग्राम था, है ना। ये हमारा R2 था और ये हमारा R1 था, ठीक है। यहाँ हमने पॉजिटिव चार्ज दिया था या नेगेटिव चार्ज दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या है नेक्स्ट कि जो हमारा R1 है, ठीक है, वो क्या है, बड़ा है, और R2 क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्वांटिटी अगर मैं इसको आगे सोल्व करूँ तो कैसे लिखूंगा, Q/4πε0, यह आएगा R2 - R1/R1 - R2, सॉरी R1/R2, ये मिलेगी वैल्यू। तो यहाँ क्या हो रहा है, R2 - R1 आ रहा है, क्या आ रहा है, R2 - R1 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करते हैं, इसको ऐसे रहने दीजिए एक बार, है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, अच्छा VA देखना है, A कितना होगा, VA का मतलब ये मेरा A वाला था, ये मेरा B गोला था, ठीक है। तो स्फीयर A जो है, A स्फीयर पे यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि देखो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा पॉजिटिव, इसकी वजह से कितना होगा नेगेटिव, दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल आउट। तो इस वाले पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा, ठीक है, इस वाले पे क्या होगा, कोई पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही यहाँ नहीं है तो पोटेंशियल भी कॉन्स्टेंट वेस्ट होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, क्योंकि इसकी वजह से आप देखोगे तो कितना क्या होगा, -KQ/R1 हो जाएगा, इसकी वजह से देखोगे कितना होगा, +KQ/R1 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो कुल मिला के क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0 पोटेंशियल। अब मुझे क्या निकालना है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो VA - VB फाइंड आउट करना है, ठीक है। 0 माइनस ये कितना है, Q/R2 - R1/4πε0 R1/R2, इसको एक साथ लिख देते हैं ऐसे, माइनस में Q/4πε0 R2 - R1/R1 - R2, ठीक है। तो कुल मिला के माइनस क्या जाएगा, अंदर जाएगा, तो ये क्या करेगा, चेंज अलग कर देगा, मतलब चेंज कर देगा, ठीक है। तो जैसे ये चेंज करेगा तो R1 - R2/R1/R2, अब ये क्या चीज़ आएगी, पॉजिटिव। क्यों आएगी, क्योंकि R1 बड़ा है R2 छोटा है, तो पहले क्या रही थी वो चीज़ नेगेटिव आ रही थी पोटेंशियल, अब वो क्या रहा है, पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, C। तो C क्या होता है, C = Q/V, ठीक है। Q/V करते Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो हमने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल या रिवर्स कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। आ गई, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, ठीक है। ये किसके लिए है, ये वो कैपेसिटेंस है, ठीक है, या इसको C0 कह सकते हैं ना, क्या कह सकता हूँ मैं,
सी नॉट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे बीच में यहाँ पर क्या एयर है। अगर मान लीजिए यहाँ मीडियम होता तो क्या हो जाता, सी इज इक्वल टू, अगर यही केस क्या होता मीडियम का होता है जिसका एप्सिलॉन आर यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन है, उस केस में सी क्या हो जाता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये है जब दोनों R1 R2 आपको गिवन है। अब मान लीजिए ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक स्फीयर हो, उस सिर्फ स्फीयर की वजह से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंगल स्फीयर है, उस केस में क्या होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या है, स्फीयर होने का मतलब क्या है कि एक आपकी यहाँ से मान लीजिए ये जो अंदर वाली है ये क्या हो जाए R2 इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, R1 इक्वल टू कितना हो गया R, और R2 आपकी कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। तो उस केस में क्या होगा, ये यहाँ से 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2, तो 1 अपॉन R2 वाला केस क्या होगा, वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचेगा क्या 1 अपॉन R1। तो जो आपको C नोट मिलेगा वो क्या मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वो मिल जाएगा R, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, इसी एग्जाम्पल में आप क्या करना, R1 इक्वल टू कितना कर देना R कर देना, और R2 जो है वो कितना कर देंगे आप, इनफाइनाइट कर देंगे। तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा, ये जो संधारित्र है, ये कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटर है कौन सा, स्फेरिकल, उसके लिए आप कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट केस के अंदर की बात करते हैं हम लोग। अब आते हैं इसके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज और पैरेलल को, जैसे आपने रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था, वैसे ही कैपेसिटर का अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले है सीरीज कॉम्बिनेशन, कि अगर कैपेसिटर को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए ये आपका पहला कैपेसिटर, ये दूसरा और ये तीसरा, ये आपके क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इस तरह से आपने एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है, सी लगा दी है। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, ये C1 कैपेसिटेंस है, इसका C2 कैपेसिटेंस है, इसका C3 जो है वो कैपेसिटेंस है। इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, और पोटेंशियल जो होगा इस पे क्या होगा, V1 होगा, इस पे V2 होगा, इस पे V3 होगा, क्योंकि आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि इसमें करंट सेम फ्लो करेगी। ठीक है, करंट सेम फ्लो करके। अच्छा देखिए, मैंने आपको जब आपको मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ाई थी तब मैंने आपको कहा था जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो मैं एक चीज़ और बताऊंगा, और मैं एग्जाम्पल लिया था। कैपेसिटर में क्या हो रहा है, दो प्लेटें एक दूसरे के पास पास है, ठीक है, टच नहीं हो रखी है, और बीच के अंदर क्या है, एयर है। तो एयर इसका मतलब क्या है, या डाइलेक्ट्रिक है तो इसका मतलब क्या, कंडक्टर तो नहीं है वहाँ पे, उसके बावजूद भी क्या होती है, इसमें करंट फ्लो होती है। तो क्या होता है इसके अंदर रीजन, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड करंट, यानी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजेस हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो वहाँ पे करंट जनरेट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से फिर आगे हमने फाइंड आउट किया था। देन इक्वेशन नंबर जो 4 थी मैक्सवेल की कर्ल बी वाली, ठीक है, उसको हमने आगे सोल्व करके एक और एक्स्ट्रा टर्म लिखी थी उसके अंदर जे के अलावा। ठीक है, तो वो क्या काम कर रहा है, वो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसकी वजह से करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, और जब ये कंप्लीटली फुल चार्ज हो जाएंगे तो उसके बाद करंट फ्लो करना क्या होगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग वो भी हम देखेंगे ना, उसका भी हम जो है देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, जब आप क्या करते हैं, इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या चीज़ सेम रहती है, चार्ज सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल क्या रहेगा, सबका अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो उसी केस से हम चलते हैं। जब पोटेंशियल अलग अलग रहेगा इसका मतलब टोटल जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ठीक है, और पोटेंशियल क्या होता है, तो आप देखिए V इज इक्वल टू Q अपॉन C होता है ना भाई। C इक्वल टू क्या होता है, या Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो V इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन C। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो Q आपका क्या जाएगा कॉमन, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इक्विवेलेंट आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन। ठीक है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इस सर्किट का क्या हो गया, ये आ गया इक्विवेलेंट, और वो कितना आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस का अपोजिट। रेजिस्टेंस होते तो क्या होते हैं, रेजिस्टेंस के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डायरेक्ट सम होता है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल का सम हो रहा है।
ठीक है, आ गया समझ में? तो ये केस आपको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 n है तो n टाइम तक हम चले जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए सीरीज के बाद कौन सा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर है, तीसरा। ठीक है, ये इस तरह से कनेक्टेड है। बैटरी और की हो गई, करंट आई फ्लो कर जाएगी, प्लस माइनस V वोल्ट की हमारे पास क्या हो गई बैटरी हो गई। ठीक है, कैपेसिटेंस का C1, इसका C2, इसका C3 चार्ज। अब क्या होगा वोल्ट सब पे सेम होगा। ठीक है, क्योंकि किसमें है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका मतलब क्या होगा वोल्ट सब में सेम होगा लेकिन करंट सब में क्या होगी अलग अलग। जब करंट अलग अलग होगी इसका मतलब इसका जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा, एक पे होगा प्लस Q1 तो माइनस Q1, प्लस Q2 तो माइनस Q2, ठीक है, प्लस Q3 तो माइनस Q3। चार्ज क्या रहेगा सब पे अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, अगर यहाँ से देखें तो अब क्या होगा चार्ज कंजर्वेशन लगेगा। क्या लगेगा चार्ज कंजर्वेशन। तो चार्ज कितना होगा कि मान लीजिए टोटल जो चार्ज हो कितना है Q है इस सर्किट का, तो कुल मिला के क्या होगा कि चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये क्या होंगे तीनों, कुल मिला के जो चार्ज यहाँ से जा रहा है वो बैटरी चार्ज कर रही है इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ जो बैटरी से चार्ज जा रहा है वो कितना जा रहा है Q, और वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस तरह से। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना होगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस केस के अंदर Q इज इक्वल टू, यहाँ से क्या देखोगे सिंपली Q1 किसके बराबर होगा, तो आप देख लीजिए कैपेसिटर के लिए क्या होता है Q इक्वल टू CV, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। V तीनों में क्या रहेगा सभी के पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो Q अपॉन V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और Q अपॉन V क्या होगा इक्विवेलेंट। ठीक है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये आपका जो है केस बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस का जस्ट क्या है उल्टा केस किस में आता है कैपेसिटेंस के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस के बारे में आपको लगभग जो भी जितनी भी जानकारी हो सकती है वो हमने कॉम्बिनेशन की दे ली है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, अभी तक हमने क्या पढ़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट, अब क्वेश्चन क्या आने वाला है उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा कि जैसे मैं आपको ले लेता हूँ इसमें से, जैसे ये क्वेश्चन है इसको आप देखिए, है ना, ये आपको दे रखा कैपेसिटर। ठीक है, और इसके एंड क्या दे रखे हैं ये और ये टर्मिनल A और टर्मिनल B। इसका जो दे रखा है पराविद्युतांक वो एप्सिलॉन R1, इसका दे रखा है एप्सिलॉन R2 यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी तरह से दूसरा जो कैपेसिटर है वो इस तरह से है। ठीक है, डिस्टेंस बराबर से दे रखी है, फिर इस तरह से वही एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R2, और कनेक्टेड किस तरह से A और B इस तरह से। और पूछा है इस कैपेसिटर का टोटल मिला के कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है प्लेटों का एरिया है वो कितना है कैपिटल A, और डिस्टेंस कितनी है बीच की D। सेम केस है, एरिया कितना है A और बीच की डिस्टेंस कितनी है D। अब इसका पूछ लिया आपको कैपेसिटेंस कितना होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना है कि क्या इस कैपेसिटर को मैं दो कैपेसिटर में तोड़ सकता हूँ। हाँ दिख रहा है मुझे दो में तोड़ सकता हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ कि आप यहाँ से देखिए, यहाँ एक अलग कैपेसिटर है। ठीक है, वो कैपेसिटर कैसा होगा, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये इस तरह का कैपेसिटर होगा। ठीक है, जिसका एरिया क्या हो गया पहले का आधा, और डिस्टेंस कितनी है D, और कनेक्शन कैसे है ये इस तरह से कनेक्शन। अब देखिए चाहे यहाँ कनेक्शन करूँ चाहे यहाँ कनेक्शन करूँ उसमें कोई डिफरेंस आता है नहीं, इस प्लेट में कहीं पे भी डिफरेंस कर सकता हूँ। तो ये क्या है मेरे पास पॉइंट A, ये पॉइंट B। सिमिलरली इसको जब मैं यहाँ से करता हूँ तो ये क्या बनेगा मेरे पास इस तरह का एक कैपेसिटर बन जाएगा। ठीक है, इसका भी क्या है एरिया आधा हो गया, डिस्टेंस D है, ये इसका पॉइंट
बी है, ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट बी और पॉइंट ए को आप ए को मिला दीजिए, ये पॉइंट ए हो गया, बी आपस में मिल गया और ये पॉइंट क्या हो गया बी। अब आप देखिए कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल है या सीरीज है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आप क्या निकाल लीजिए, पहले C1 फाइंड आउट कर लीजिए और फिर C2 फाइंड आउट कर लीजिए। तो C1 कितना होगा, क्या पढ़ा हमने इसके लिए, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट सॉरी ए अपॉन डी, ये पढ़ा है फॉर्मूला। तो C1 कितना हो जाएगा, C इक्वल टू ही होता है ना, तो C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसके लिए कितना एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट, ए कितना है A अपॉन 2, ए है मेरे पास A अपॉन 2 और डिवाइड में क्या है D, तो ये हो गया D, ये क्या आ गया मेरे पास पहले का। इस तरह से दूसरा क्या हो जाएगा, C2 इक्वल टू एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, ठीक है, दोनों किस में है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इन सबका, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है दोनों जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 और साथ में एप्सिलॉन A अपॉन 2D, ये इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी C इक्विवेलेंट का, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। अब दिमाग में क्या रखना है कि जब आपको ऐसी सिचुएशन दी जाए तो आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए और ये आएगा प्रैक्टिस से, ठीक है, देख के आप समझिए। अब इस वाले केस में समझिए, इस वाले केस में इन दोनों को अलग अलग तोड़िए, पहले तोड़ते हैं तो क्या होगा, पहला बनेगा इस तरह से और दूसरा बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो पहले में आ रहा है ये इस तरह, दूसरे में आ रहा है ये इस तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो डिस्टेंस थी वो क्या हो गई, हाफ हो गई, ठीक है। एरिया क्या है उतना ही है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गई d/2, इसकी डिस्टेंस क्या हो गई d/2। यहाँ पे जो पॉइंट है वो कौन सा है, ए पॉइंट है ना, और यहाँ टर्मिनल कौन सा है इसका बी, और ये आपस में क्या एक दूसरे जुड़े हुए, तो इसको आप आपस में ऐसे जोड़ दीजिए। अब आप देखिए ए और बी के बीच में कैसा दिख रहा है, ए और बी के बीच में कैसा दिख रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, सीरीज दिख रहा है, देखते इस बात चलता है भाई, इसको ऐसे कर लीजिए ना, है ना, इसको विजुलाइज करिए, ऐसे करके देखिए तो ए और बी के बीच में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये कौन सा हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले आप क्या निकालिए, इसका C1 निकालिए। C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट, ए कितना है, ए तो ए के बराबर है, लेकिन डी कितना है d/2, तो d/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा। C2 कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है। दोनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कर सकता हूँ ना मैं डायरेक्टली, अगर उसको 1 अपॉन लिखने के बजाय डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो C1 C2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या जाएगा 4 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन स्क्वायर A स्क्वायर और D स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या आ रहा है प्लस के अंदर, तो प्लस के अंदर क्या आएगा यही चीज़ आ जाएगी, तो इसमें से क्या होगा कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन जो आएगा इसको प्लस करके अगर लिखूंगा तो ये कॉमन में आ जाएगा 2 एप्सिलॉन R1 सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 रह जाएगा, ठीक है। ये मिटा रहा हूँ यहाँ से मैं बना, तो वहाँ से जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपका C इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, देखो एक D से एक D कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा 2 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एज इट इज बचेंगे, तो एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एज इट इज बच जाएंगे, ठीक है। 2 से कैंसिल आउट हुआ 2 बच गया, एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से जो आपको क्वेश्चन कौन सा मिलेगा, आपको क्वेश्चन सिंपल नहीं मिलेंगे, इस तरह के जो है वो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, और भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको एग्जाम में देने की संभावनाएं रहेंगी, अभी अब ऐसा नहीं कि यही खत्म कर देंगे, और भी जो एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। देख लीजिए एक बार इसको, ठीक है। तो मैं आज इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन आप अपने हिसाब से बनाइए और इसको सोल्व करते, जैसे मैं आपको बना के देता हूँ ना, ये आपको घर पे सोल्व करना है।
एक क्वेश्चन जो है मैं आपको ऐसे बना देता हूँ कि ये आपके पास इस तरह का कैपेसिटर है, ठीक है। एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, और इस तरह से आपको ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना, इक्विवेलेंट कितना होगा। अब आप इसको करके देखिए क्या आंसर आता है आपका, ठीक है। 3 कैपेसिटर आपस में, ठीक है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे लोगे वो आपको देखना है और उसको सॉल्व करना है। आंसर जो आएगा वो आप मुझे बता दें कमेंट करके, ठीक है। नहीं तो फिर इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता ही दूंगा अगले वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। करके देखिए इसको, अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके आने की संभावना पूरी कैपेसिटेंस पे रहती है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।